एवरीवन, आज हम बात करेंगे ब्लॉक थ्योरम के बारे में। ब्लॉक थ्योरम में हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि वही सबसे मेन टॉपिक रहता है हमारे पास कि हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा किस तरह से रहता है। तो देखो, ब्लॉक थ्योरम क्या होती है कि क्वांटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी हमारे पास मेटल्स की। उनने बताया था कि हमारे पास एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रहता है मेटल्स के अंदर। ऑब्वियसली मेटल्स है, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंडक्टिंग वाला इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा जो कि करंट को कंडक्ट करेगा। वो वाला इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के अंदर होगा जो कि एक्सपीरियंस करेगा लगातार ज़ीरो पोटेंशियल को, वो एक्सपीरियंस करता रहेगा। बताओगे क्या होता है ज़ीरो पोटेंशियल, क्या है क्या नहीं है? मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है फ्रीली कहीं भी। मानो ये पूरा पेज जो है क्रिस्टल है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं भी मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब फ्रीली मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका ज़ीरो पोटेंशियल है। ठीक है, सो दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसी थ्योरी ने स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, थर्मोनिक एमिशन क्या होती है उसके बारे में बताया था, थर्मल कंडक्टिविटी, पैरामैग्नेटिज्म। बट ये क्या नहीं बता पाई थी? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो था ये फेल हो गया था ये बताने में कि क्यों कुछ सॉलिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ और सम जो होते हैं कुछ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होते हैं। कि मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है? कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ नॉन कंडक्टर होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वो सब बता नहीं पाई थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री थ्योरी। इसने सिर्फ हमें यही बताया था कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा किसी मेटल के अंदर फ्रीली मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि उसका पीरियोडिक पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, सॉरी, क्योंकि उसका ज़ीरो पोटेंशियल होगा, इस करके वो फ्रीली मूव कर पाए, कैन मूव फ्रीली, राइट। और क्या नहीं बता पाई थी कि वाई सम सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, ये नहीं बता पाए थे। अब इनसाइड अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज़ एन इन्फिनाइट एरे। मतलब इन्फिनाइट एरे मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मतलब जो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतने सारे पॉइंट्स होंगे। सो यहाँ पे लिखा है बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लाइक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट लैटिस पॉइंट्स होंगे तुम्हारे पास, और उनका जो पीरियोडिक अरेंजमेंट जो होगा और पॉजिटिव चार्ज आयन थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मूव्स, वो मतलब तुम्हारे पास मान लो ये है एक पॉजिटिव, देखो इस तरह से इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे तुम्हारे पास, बहुत सारे मतलब बेहिसाब पॉइंट होंगे। इस तरह से लैटिस बना होगा बिल्कुल पूरा। सो वहाँ पे लिखे कि एंड देयर इज़ अ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ, वहाँ पे एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का, जिनके बीच में से थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मूव, इनके बीच में से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। बताऊँगी डायग्राम आगे से। ठीक है, सो ये समझ आ गई होगी थ्योरी आपको मे भी, कि ये है कि आपके पास एक क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पॉइंट्स होंगे। इन पॉजिटिव चार्ज पॉइंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास मूव करेगा, राइट। और अगर तुम्हारे पास मान लो पॉजिटिव चार्ज, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास है, पॉजिटिव चार्ज के क्लोज है, तो हमारे पास पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो होगा। अगर इन बिटवीन है तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा मैक्सिमम होगा। इस तरह से होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अगर पॉजिटिव चार्ज के पास हुआ इलेक्ट्रॉन तो पोटेंशियल क्या होगा? हमारे पास ज़ीरो होगा, और इन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज के बीच में हुआ इलेक्ट्रॉन तो मतलब पोटेंशियल तुम्हारे पास मैक्सिमम हुआ। तो यानी ये आपके पास ये डायग्राम दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के पास है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो आया है, और यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल दी है इन बिटवीन, क्योंकि इन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे कि द इलेक्ट्रॉन मूव इन पीरियोडिक फॉर्म और पीरियोडिक पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय द पॉजिटिव। इतना गंदा लिखना, मतलब ये मैंने आपको समझा दिया बेसिक क्या है, वही बेसिक आपको पूरा का पूरा पेपर में चेप के लाना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ तो ज़ीरो पोटेंशियल, इन बिटवीन हुआ यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पे फिर से पास हो गए, यहाँ पे फिर से अगेन ज़ीरो पोटेंशियल होगा हमारे पास। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि सपोज द पोटेंशियल एट एक्स पॉइंट एंड x प्लस ए पॉइंट, हम पॉइंट लेके चलते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में इंटर स्पेस जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटर अटोमिक स्पेसिंग। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं इंटर अटोमिक स्पेसिंग। लाइट ऑन कर देती हूँ। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? इंटर अटोमिक स्पेसिंग बोलते हैं। अब हम मान के चलते हैं, सपोज करके चले हैं, जो पोटेंशियल है हमारे पास किसी एक पॉइंट x पे और x प्लस ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, यानी पोटेंशियल v एट पॉइंट x और v एट पॉइंट x प्लस ए वो बराबर है, दोनों बराबर है हमारे पास। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन हैव टू मूव फ्रॉम दीज पॉजिटिव आयंस एंड हैव पीरियोडिक पोटेंशियल एज कांस्टेंट एंड नॉट
ज़ीरो कांस्टेंट पीरियोडिक पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो इन बिटवीन चला है, तो यानी इनका पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास होगा तो हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो होगा, यानी वही पिछली डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अगर इस पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो ज़ीरो पीरियोडिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन जो होगा इन बिटवीन होगा तो मैक्सिमम पीरियोडिक पोटेंशियल। बार बार मैं तुमको एक ही चीज़ बता रही हूँ। अब हम ग्राफ देखते हैं वी ऑफ एक्स, और ये एक्स है पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स, और यहाँ पे नॉर्मल एक्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इन बिटवीन देखो, इन बिटवीन देखो, ये ग्राफ जो है ये देखो यहाँ पे कितनी शार्प है, ये देखो कितना बढ़ रहा है ये, और जब पॉइंट के पास आ रहा है तो डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। अब फिर से इन दोनों के इन बिटवीन देखो फिर से बढ़ रहा है, जब इसके पास आने लगा तो डिक्रीज़ हो जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जब इसके पास होगा, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो मतलब पोटेंशियल तुम्हारे पास ज़ीरो है, और पॉजिटिव के बीच में आएगा तो पोटेंशियल तुम्हारा मैक्सिमम है। ये बेसिकली क्या है, ये सारे क्या है, पोटेंशियल्स हैं जो क्या है, मैक्सिमम है। और यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल तुम यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो पोटेंशियल मैक्सिमम बिटवीन टू पॉजिटिव आइन एंड मिनिमम व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लोज टू पॉजिटिव आइन। ये तुम बड़े अच्छे से समझ गए क्योंकि मुझे इतना पक्का शेयर है, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया। अब हम वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो जो वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन होते हैं बेसिकली इस तरह से होती है, 8π² m h कट का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो वो होती है ना 2m/h कट का स्क्वायर, लेकिन हम 8π² लगाते हैं 2m की जगह, 8π², राइट। बाकी बिल्कुल पूरा वही है, ठीक है। अब इसका हम सोल्यूशन भी लिख रहे हैं, सोल्यूशन इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहे हैं, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं ना। अगर तुम लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया होगा तो इसका भी तुमको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको ये समझ आ गया तो अगले टॉपिक में जो करवाऊंगी आपको रॉन्ग पेनी मॉडल, वो भी ईजी होता जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम मान के चल रहे हैं सोल्यूशन है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के ऑफ एक्स यू के ऑफ एक्स, ठीक है, EIKX UK ऑफ एक्स। सो ये वन डायमेंशन में है, वन डायमेंशन में x की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे x लगा, यहाँ पे x लगा है, ठीक है। सो यहाँ पे x लगा है, ठीक है। सो दस द सोल्यूशन और प्लेन वेव्स, तो इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे प्लेन वेव्स हमें मिल रही हैं ऑफ द टाइप EIK ऑफ एक्स मॉडुलेटेड बाय द फंक्शन UK ऑफ एक्स, इससे मॉडुलेट हुआ। अगर तुमको ये सब नहीं लिखना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तुम वैसे भी डेरिवेशन, तुम वैसे भी थ्योरी यहाँ की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके आओगे पेपर में, जितनी मैंने यहाँ लिखी है उतनी तुम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करो, उसको बार बार तुम एक्सप्लेन करो, लाइक टीचर को लगे तुमको आता है, तुम डायग्राम भी बनाओगे, ऐसे मैंशन भी करोगे बॉक्सेस में कि तुम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस बता। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास ये प्लेन वेव्स का है, ठीक है। और किस तरीके का है, EIKX के तरीके का है, जो कि मॉडुलेट की गई है UK ऑफ एक्स की वजह से, जिसकी पीरियोडिसिटी है कुछ क्रिस्टल लैटिस के अंदर पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी के मतलब कि एक लाइन में एक मतलब रेगुलर अरेंजमेंट हम देखने को हमें मिल रहा है इस चीज़ का, मतलब इस डायग्राम का रेगुलर अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अब ये तो हो गया, अगर तुमको नहीं याद करना, भूल जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे रखना कि ये सोल्यूशन हमारे पास प्लेन वेव्स का है, ठीक है, इतना बस। अब UK ऑफ एक्स जो है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था V ऑफ एक्स प्लस ए, क्या मैं UK ऑफ एक्स प्लस ए लिख सकती हूँ? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे मैं यहाँ लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। तो UK ऑफ एक्स जो है UK ऑफ एक्स प्लस ए के बराबर है, यानी ये x प्लस ए के बराबर भी हो सकता है। तो 3 डायमेंशन, ये हुआ 1 डायमेंशन के अंदर। 3 डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशन में क्या होगा, अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशन में। तो देखो दोस्तों 3 डायमेंशन में क्या होता है हमारे पास, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ r लग जाएगा, r जहाँ x होगा वहाँ r लग जाएगा, और जहाँ x प्लस ए होगा वहाँ r प्लस t लग जाएगा। t क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर, ये तुमने सॉलिड में पढ़ा होगा, राइट। सॉलिड फिजिक्स में है तुमको ये, ठीक है। अच्छा सॉलिड ही चलिए वैसे तुम्हारी, ठीक है। और मैं एक्चुअली MSc लेवल में पहुँच गई थी। सो यहाँ पे 1 डायमेंशन में x की बात करेंगे, 3 डायमेंशन में r की बात करेंगे, कि r में x y z तीनों कंपोनेंट आ जाते हैं, और जहाँ पे a होगा वहाँ पे हम लिखेंगे r प्लस t, जहाँ पे x होगा वहाँ हम लिखेंगे r। तो मैंने यहाँ x r लिख दिया, ठीक है।
मतलब इस थ्री इक्वेशन में भी चेंज ला रही हूँ ना मैं, 3 इक्वेशन में भी और 4 इक्वेशन में बदलाव लाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r, यहाँ आ जाएगा r, इस इक्वेशन में चेंज लाएं, यहाँ पे आ जाएगा r, यहाँ आ जाएगा t, यहाँ पे आ जाएगा r, 3 डायमेंशन के अंदर जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3 और 4 को मैंने इस तरह से बना के लिख दिया 3D के अंदर, राइट। अब थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि स्पेस लैटिस क्या होता है तुम्हारे पास। इन्फिनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। तो टू डिफाइन स्पेस लैटिस देन कंसीडर अ पॉइंट, एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा तुम्हें ओरिजिन की तरह। तो 2 वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, जिनको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर्स। 2 डायमेंशन में ट्रांसलेशन वेक्टर जो होते हैं हमारे पास वो किस से लिखे जाते हैं, t इज इक्वल्स टू n1 ऑफ a n2 ऑफ b, ठीक है। ये n1 n2 के इंटीजर, अगर 3 डायमेंशन में लिखना है तो n1 n2 n3 और a b c भी आ जाएगा, 3 डायमेंशन में c भी आ जा रहा है और n1 n2 n3 भी आ जा रहा है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे, ये तो मैंने वो लिखा है ना पिछला क्या हुआ है। अब मेन पॉइंट जो हमने पीछे 3 4 के बाद हमने 5 और 6 बनाए थे ना, वो 3D वाली इक्वेशन, जहाँ पर हमने r को x को हमने r लिखा और x प्लस a को हमने लिखा r प्लस t, वही चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे, वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे। अब मैं t को क्या लिख सकती हूँ, t को मैंने देखो यहाँ पे पढ़ा भी है हमने स्पेस लैटिस के अंदर, ट्रांसलेशनल वेक्टर को हम n1a n2b n3c इस फॉर्म में लिखते हैं। ये b है, ये a c है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं हम t को, ठीक है। अब इसे पेपर भरने के लिए है, राइट, ये तुमको यूज़ नहीं करना है। अब इक्वेशन नंबर 5 जो थी यहाँ पास, ये वाली इक्वेशन नंबर 5 जो है ब्लॉक थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रही है, और 6 जो है वो उसका क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब हम केस कर लेंगे एक 1 डायमेंशन का, मतलब एक हमारे पास लीनियर चेन है एटम्स की। लीनियर चेन का मतलब है स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, इसको हम बोलते हैं लीनियर चेन, ठीक है। ये हमारे पास चेन है एटम्स की, 1 2 3 4 ये सारे एटम्स है अप टू n तक ये सारे के सारे एटम्स हैं, ठीक है। इन पूरी लेंथ जो है इन्फिनाइट तक हमारे पास हम l लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में जो स्पेस है इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग जो है वो a है। अब लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी n इंटू कितनी स्पेसिंग है, देखो नंबर ऑफ एटम्स, और a क्या है, वो डिस्टेंस है, स्पेसिंग है इनके बीच में हमारे पास, ठीक है। अब हमने ब्लॉक थ्योरम देखी, 1 डायमेंशन के अंदर हम x लिखते हैं और a लिखते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन के अंदर हम r और t कर देते हैं, ठीक है। अब हम फिर से फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाएंगे, हम फिर से वापस फोर्थ इक्वेशन पे आ जाएंगे, uk ऑफ x एंड uk ऑफ x प्लस a पे, ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास a है, a को हमने लिख दिया na, a के साथ हमने n लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको याद रखना है। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साई, अब मुझे साई की वैल्यू निकालने के लिए अभी जो x होगा, x की वैल्यू होगी x प्लस एन ए, uk ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, uk ऑफ ये x प्लस एन ए, यानी कि uk ऑफ x है जो किसके बराबर होगा, uk ऑफ x प्लस एन ए, यानी कहने का मतलब है कि x की वैल्यू जो है ये है, ये x की वैल्यू है, यानी कि हम समझ गए यहाँ से इसको देख के कि x की वैल्यू x प्लस एन ए बन रही है। अब यहाँ बस हमने यहाँ पे एक चीज़ करी है, बस यहाँ पे n को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू x प्लस एन ए हो गया। अब वही हम साई ऑफ x ई आई के एक्स यू के एक्स, जो 1 डायमेंशन वाली इक्वेशन थी ना मेरे पास, लाइक ये वाली, सॉरी सोल्यूशन जो था मेरे पास 1 डायमेंशन का, हम इसको ले लेंगे और जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे हम x प्लस एन ए पुट कर देंगे। साई ऑफ x है x प्लस एन ए, राइट, ई आयोटा के ऑफ x है ई आयोटा के ऑफ x प्लस एन ए इंटू यू के ऑफ x है, यू के ऑफ x की वैल्यू हमने देखी, ये यू के ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, यू के ऑफ x प्लस एन ए हमने यहाँ पे लिख दी। अब इस 8th और 9th इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब क्या इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कंपैरिजन, क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर इनमें कंपैरिजन करेंगे, ये टर्म डिफरेंट है, हम इसको ले लेंगे, ठीक है। ये टर्म सेम है, ये टर्म भी सेम है, तो इसको और इसको नहीं लेंगे, और क्या बचा मेरे पास, ये और ये, इन दोनों को भी हम ले लेंगे। मतलब यू के ऑफ x प्लस एन इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म इंटू ये वाली टर्म, मतलब कंपैरिजन करा है, कंपैरिजन तो करना आता होगा आप लोगों को, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब एक्सपोनेंशियल को तुम तोड़ दो अलग अलग करके, ई आयोटा के ऑफ x प्लस ये की फार्मूला होता है हमारे पास ये, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन में तो मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है, फार्मूला लगाया मैंने, ई आयोटा के ऑफ x इंटू ई आयोटा के ऑफ एन ऑफ ए, क्योंकि फार्मूला होता है हमारे पास, यानी कि
ई ए ऑफ बी है, इसका मतलब क्या था, सॉरी, ई ए प्लस बी है, इसका मतलब है ई ऑफ ए डॉट ई ऑफ बी, इसका मतलब ये था, ए प्लस बी का मतलब ये था एक्चुअल में, ठीक है, वो मैंने लिखा। अब थर्ड इक्वेशन में हमने ये देखा कि साई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, साई ऑफ एक्स की वैल्यू होती है ए आउटा के ऑफ एक्स यू के ऑफ एक्स, ये वैल्यू होती है। सो हम यहाँ पे ये करेंगे, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म, लेट मी थिंक, प्लीज़ लेट मी थिंक, बड़े टाइम में मुझे समझ ये आया कि देखो हमारे पास जो वैल्यू थी साई ऑफ एक्स की, वो की थी ई आयोटा के ऑफ एक्स यू के ऑफ एक्स, ये हमारे पास साई एक्स की वैल्यू थी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ई आयोटा के ऑफ एक्स और यू के ऑफ एक्स जो हमारे पास, तो ये साई एक्स की तो वैल्यू है, तो मैं भूल गई थी यहाँ पर लिख के, तो साई ऑफ एक्स और ई आई के एन है, इकट्ठा कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे जो साई ऑफ एक्स प्लस एन ए है, ये इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बताया बराबर, लेकिन बराबर नहीं है। अब मुझे इसको बराबर करना है, तो मैं बराबर कैसे करूँगी, ए आयोटा के एन ए को हम 1 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो जो किसकी बराबर होगा, आयोटा के एन इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 पाई एन, 2 पाई, ठीक है, 1 का मतलब वही हो गया यहाँ पे 2 पाई। अब के एन इज इक्वल्स टू 2 पाई, एन के बराबर हो गया, के की वैल्यू तुमने यहाँ पे सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब एल इज इक्वल्स टू एन ए हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे एल पुट कर दो, यहाँ पे के की वैल्यू ये आ गई 2 पाई एन अपॉन एल। अब तुम बता रहे हो, अब तुम सोच रहे हो कि मैंने इसको 1 के बराबर क्यों बोल दिया। देखो ई आयोटा थीटा का फार्मूला, जैसे ई आयोटा के एन ए को तुम थीटा मान लो, ठीक है। ई आयोटा थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब थीटा को अगर तुम 2 पाई एन मान के चल रहे हो, तो इसका मतलब है ई आयोटा 2 पाई एन इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई एन प्लस आयोटा 2 पाई एन, थीटा की जगह 2 पाई एन आ जाएगा, और ये तो 1 के बराबर होता है, कॉस 180 इज इक्वल्स टू 1, और आयोटा और साइन 180 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ई आयोटा 2 पाई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस करके हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 लिखी है। तो हमने ई आयोटा 2 पाई एन, हम खुद से थीटा मान के चले थे 2 पाई एन, इस करके हमने यहाँ पे 2 पाई एन लिखा एडजस्ट करने के लिए, और के की वैल्यू 2 पाई एन अपॉन एल आ गई मेरे पास, ठीक है। अब 3 डायमेंशन में हमने इस चीज़ को इक्वेशन नंबर 10 में हमने इसको इस तरह से लिखा था, और मैंने तुमको ये बताया था कि बेसिकली ये चीज़ क्या होती है, 3 डायमेंशन में साई ऑफ आर प्लस टी इज इक्वल टू साई ऑफ आर ई आयोटा के ऑफ टी। एन ए को इन्होंने टी मान लिया, एन ए को क्या मान लिया, टी मान लिया। अब देखो कहाँ से इन्होंने इक्वेशन, ये एक्स प्लस एन ए, वेट प्लीज़ वेट, साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स, साई एक्स प्लस एन ए, ये वाली, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 10, इस चीज़ को इसने इस्तेमाल करा है यहाँ पे, ठीक है। अब 3 डायमेंशन में लिख रहे हैं हम, तो x की जगह क्या जाएगा, 3 आ जाए, r आ जाएगा, और n ने लिख रहे हैं तो a की जगह हम t लिखते हैं, तो t मैंने लिख दिया, n का मतलब नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे x 3 डायमेंशन में इसको r कर देंगे, यहाँ पे n है तो a जाएगा, यानी a की जगह हम t लगा देंगे, ठीक है। n का मतलब है मतलब बहुत सारे, तो सिंपल t लिखा हमने यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे, स्टार लगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में यहाँ पे स्टार लग जाता है, यहाँ पे स्टार लग जाता है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, मल्टीप्लाई करके हम पाएंगे कि साई स्टार आर ऑफ टी इंटू साई आर ऑफ टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो साई स्टार ऑफ आर साई ऑफ आर ये हमारे पास बचेगा। क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखेंगे तो साई स्टार ऑफ आर साई ऑफ आर साई का स्क्वायर बन जाता है, खैर वो यहाँ पे लिखना नहीं, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लॉक थ्योरम। थैंक यू।